वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी, इसका पहला चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस। तो चलो शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस को। पहले हम देखेंगे ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है, यानी कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। द एसेंशियल फंक्शन दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल, यानी कि ऐसे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं या फिर जो ज़रूरी फंक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जिंदा रहने के लिए, उसे ही हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। अब देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या क्या इंक्लूड करता है। तो जो पहला आता है ना, वो होता है न्यूट्रिशन। सेकंड में जो आता है दैट इज योर रेस्पिरेशन। थर्ड में आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ में आएगा तुम्हारा एक्सक्रीशन। एंड द लास्ट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज रिप्रोडक्शन। चलो बेटे को समझते हैं। पहले है हमारा न्यूट्रिशन। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने खाए हुए खाने से एनर्जी गेन करता है और खुद का ग्रोथ भी करता है। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें पहला आता है ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना न्यूट्रिशन खुद प्रोड्यूस करता है। द ऑर्गेनिज्म which make their own food from the simple inorganic substance that like carbon dioxide, water in the presence of sunlight, they are called autotrophs। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि ले लो ग्रीन प्लांट्स। देखो ये वीडियो में ग्रीन प्लांट कैसे फूड प्रोड्यूस कर रहा है। और तुम्हारा ग्रीन प्लांट, इसमें दे दो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया एंड सनलाइट, ये तीनों के प्रेजेंस में ये अपना खाना खुद बना लेता है। एग्जाम्पल्स में लो तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज इसके एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोप मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। So the organisms are those which cannot make their own food from inorganic substances and they depends on other organism for food। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना खुद बना नहीं पाते हैं, अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, उसे हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल एनिमल बींग्स को तुम कंसिडर कर सकते हो। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants make their food by the process of photosynthesis, in which a plant uses carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll and sunlight to make food, which is also known as glucose। यानी कि प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, जिसके लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये देखो डायग्राम में कुछ ऐसे हो गया हमारा ग्रीन प्लांट। इसमें वाटर प्रोवाइड किया गया, ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया, सनलाइट और लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ये चारों को मिला के ये सिंपल सब्सटेंस बनाया जो कि जिसको हम ग्लूकोज कहेंगे। अब देखो ये रहा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, जो कि होता है 6CO2 प्लस 6H2O दैट गिव्स राइज टू इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट 3,6H12O6 एंड 6CO2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। एंड यही रिएक्शन में सन का जो लाइट एनर्जी होता है ना, उसको प्लांट केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है। ठीक है। एंड जो इसमें क्लोरोफिल जो होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उसका मेन काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल लीफ में एक ग्रीन कलर का सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है, जिसको हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। ये देखो डायग्राम में प्लांट के लीफ में कुछ ये ऐसे दिखता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीफ के थ्रू, लीफ में बहुत सारे टेनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं। और ये स्टोमाटा गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। यही गार्ड सेल इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे होता है ना, इसमें वाटर कंसेंट्रेशन डिपेंड करता है, स्टोमाटा ओपन हो या फिर क्लोज हो, ये वाटर कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये देखो स्टोमाटा का डायग्राम, ग्रीन कलर जो बीन शेप्ड है ना, वही गार्ड सेल्स है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर और मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है ना,
ये ऑब्जर्व रूट से होता है और ट्रांसफ़र होता है एक स्पेशल टिश्यू टिश्यू के हेल्प से जिसको हम जाइलम कहते हैं। ये देखो जाइलम कुछ इस तरह का दिखता है और ऐसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट होता है हर एक लीफ तक। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें पहला आता है साप्रोट्रोफिक या फिर साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसे हम साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। And the organisms who make their food by saprotrophic nutrition व saprophytic nutrition they are known as saprophytes। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो saprotrophic nutrition से अपना खाना ऑब्टेन करेंगे उसे हम saprophytes कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए फंगिस ले लो जैसे कि ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सब। सेकंड में आता है तुम्हारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव्स इट फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम होस्ट कहते हैं। And nutrition derived from the host without killing it, that is known as parasitic nutrition। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो और एक ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसको होस्ट कहोगे उससे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं उसको बिना मारे। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए ले सकते हो टेपवर्म, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मस्क्यूटो एंड लाइस। थर्ड वन इज होलोजिक न्यूट्रिशन। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtains food by ingestion, then it digest, assimilate and finally absorbs in the body। यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म पहले तो खाना ऑब्टेन करता है यानी कि इंजेस्ट करता है, उसके बाद वो खाना डाइजेस्ट होता है, बॉडी में एसिमिलेट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसे हम होलोजिक न्यूट्रिशन कहेंगे। उनके के लिए ले लो ह्यूमन बींग्स, एमीबा एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एनिमल में न्यूट्रिशन थ्री टाइप्स में होता है। पहला होता है तुम्हारा हर्बीवोर्स, सेकेंड वन इज कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। हर्बीवर्स क्या होता है देखो, ऑल द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स दे आर कॉल्ड हर्बीवर्स। यानी कि ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उसे हम हर्बीवोर कहेंगे, जैसे काव, गोट, बुफलो। कार्निवोर्स क्या होता है, एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स दे आर कार्निवोर्स। यानी कि ऐसे एनिमल जो और दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं, जैसे लायन या फिर टाइगर। ओमनिवर्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर कॉल्ड ओमनिवर्स। यानी कि जैसे ऐसे एनिमल जो प्लांट्स तो खाते हैं प्लस दूसरे एनिमल का फ्लेश भी खाते हैं, तो उसे हम ओमनिवर्स कहेंगे। जैसे तुम एग्जाम्पल्स में ह्यूमन, बियर, डॉग, क्रो एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमोइबा। देखो अमीबा लिव्स इन वाटर एंड इट ईट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फ्लोटिंग इन द सराउंडिंग। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा इज होलोजोइक, ये तो हम पहले देख चुके हैं, बट इट डज नॉट हैव माउथ फॉर इंजेक्शन। यानी कि हमारे पास जैसे स्पेसिफिक ऑर्गन है या फिर बॉडी में स्पेसिफिक पार्ट है खाने के लिए, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है। इट प्रोड्यूसेस ए टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड सीडोपोडिया। तो यह क्या करता है, टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करता है खाने को एनगल्फ करने के लिए, जिसको हम सीडोपोडिया के नाम से जानते हैं, जो कि एनगल्फ करता है विच एनगल्फ फूड पार्टिकल एंड प्रोड्यूसेस ए वैक्यूल। चलो इसे डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। देखो ये हो गया अमीबा, ये अमीबा का न्यूक्लियस एंड ये सामने में एक फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। सेकेंड फिगर में और देखो अमीबा फूड पार्टिकल के साइड में दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को एक्सटेंड किया है, जिसे हम सीडोपोडिया कहेंगे। ये हो गया इंजेक्शन अमीबा का। देन आएगा डाइजेशन। इसमें क्या होता है, अमीबा क्या करेगा, अब उसके सीडोपोडिया को दोनों को ज्वाइन कर लेगा और फूड पार्टिकल को उसके अंदर ले आएगा, एनगल्फ कर लेगा फूड वैक्यूल क्रिएट करके। अब ये खाना क्या होगा, थर्ड प्रोसेस में एब्जॉर्ब होगा धीरे धीरे अमीबा के अंदर। एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन होगा, उसके बाद लास्ट प्रोसेस में जो अनवांटेड फूड पार्टिकल्स रहेगा वो भी अमीबा के बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। एक्सक्रीशन के लिए भी इसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, कहीं से भी सेल मेम्ब्रेन रैप्चर करता है और ये एक्सक्रीशन करके बाहर निकाल देता है। अब हम देखेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें पहला आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। इसमें पहला आएगा इंजेशन, सेकेंड में होगा डाइजेशन, थर्ड में आता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ में एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। तो चलो एक एक करके समझते हैं। पहला आता है तुम्हारा इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन माउथ, इसे हम कहेंगे इंजेशन। एंड आफ्टर इंजेशन यानी कि फूड को अंदर लेने के बाद ये फूड को हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, च्यू करके।
इसके बाद सलाइवा सीक्रेट होता है जो कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं उससे, और ये सलाइवा को फूड में मिक्स करने के लिए हेल्प करता है हमारा टंग। एंड द सलाइवरी अमाइलेज जो कि सलाइवा में प्रेजेंट रहता है ना, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम कहेंगे कि डाइजेशन यहीं से बिगिन होता है। ये देखो डायग्राम में आओ, ये हो गया हमारा टीथ। ओके, ये दो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये हो जाता है हमारा टंग। ओके, इसके बाद ये चबाया हुआ खाना धीरे धीरे करके जे शेप्ड ऑर्गन यानी कि स्टोमक में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप, जिसे हम ईसोफागस भी कहते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है ना फूड पाइप का, इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये हो गया हमारा ईसोफागस, एंड ये जो जे शेप्ड ऑर्गन है ये हो गया हमारा क्या, स्टोमक। स्टोमक में कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स होते हैं। पहला जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है उससे हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसका मेन काम होता है मीडियम को एसिडिक बनाना, और फूड के साथ अगर कोई जम्स अंदर चला गया था उसे मार देना। सेकंड आता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। थर्ड में आता है म्यूकोस। ये क्या करता है ना, जो हार्मफुल इफेक्ट रहता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उससे हमारे स्टोमक को बचाता है। ठीक है, अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आके पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल से बाइल जूस सीक्रेट होता है और बाइल सल्ट सीक्रेट होता है। तो बाइल जूस क्या करता है, ये फूड को अल्कलाइन बनाता है। और जो बाइल सॉल्ट होता है ये क्या करता है ना, जो बड़े बड़े फैट ग्लोबुल्स होता है ना उसे ब्रेक करके स्मॉलर वन में तोड़ देता है, ताकि डाइजेशन के लिए ईजियर हो। और जो मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट में होता है जिसे हम डिओडेनम कहते हैं। बाइल जूस के साथ इसके इसमें पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस भी आता है। जैसे देखो, पैनक्रियाटिक जूस में होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट करना। उसके बाद आता है ट्रिप्सिन। इसका काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। थर्ड में आता है लाइपेज। ये क्या करता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद रहते हैं, और ये इसका इन लोगों का मेन काम होता है जो डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करना और उसे ब्लड में मिलाना। ये देखो फिगर में, डायग्राम में देखो, ये छोटे छोटे जो रेड लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, यही सब झिल्ली है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद आता है असिमिलेशन, यानी कि जो फूड ब्लड में मिक्स होने के बाद ये पहुंच जाता है सेल में। उसके बाद सेल में फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब लास्ट में आता है एक्सक्रीशन, यानी कि जो खाना अनडाइजेस्टेड होता है, सब खाना तो पचता नहीं है ना, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो रहता है फूड का वो मूव हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वाटर और कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन ये जो अनडाइजेस्टेड फूड फिर से ट्रांसफर हो जाता है रेक्टम में, फिर लास्टली ये एनस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। देखो डायग्राम में, ये रहा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन absorb excess of water. The rest of the material is removed from the body via anus. This is known as excretion. अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच a living being utilizes the food to get energy, that is called respiration. And respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy. Mitochondria, that is the side of respiration. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाए हुए खाने से एनर्जी को ऑब्टेन करता है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन जो होता है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलो इसे डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ये हो गया एनिमल सेल। इसमें ये देखो रेड पार्टी के लिए जो फूड है ये आके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ से देखो ये एनर्जी ऐसे प्रोड्यूस हुआ। और ये रेस्पिरेशन ना दो टाइप का होता है, पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक। तो एरोबिक को पहले समझते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये होता है। तो कैसे होता है देखो, पहले ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है पाइरूवेट में, फिर ये जो पाइरूवेट है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। एनर्जी कितना होता है, 38 एटीपी का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी के नाम में भी जानते हैं। अब हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है।
देखो इसमें भी ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है और ये पायरूवेट मसल्स में बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी बहुत कम होता है। और ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, इसी की वजह से मसल में क्रैम्प आ जाता है। जो हम हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिर एथलेट्स में क्रैम्प आता है ना, वो बस इसी की वजह से ही आता है। अब यही एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है, तो ये क्या होता है, यही पायरूवेट जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो ये प्रोड्यूस करता है इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का बेनिफिट क्या है? पहले तो इसको हम यूज करते हैं, यानी कि ईस्ट को यूज किया जाता है बियर और वाइन वगैरह बनाने के लिए। सेकेंड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मिल्क में प्रेजेंस होता है, ये हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए पहला जो ऑर्गन आता है वो लीफ। लीफ में होता है क्या है, टाइनी पोर्स, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है। ये देखो स्टोमाटा का डायग्राम। तुम्हारा ग्रीन स्टेम, लेंटिकल्स हेल्प्स टू एक्सचेंज गैसेस। ये देखो स्टेम में ऐसे लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसियस सेक्शन में हेल्प करते हैं। हार्ड में आता है रूट। रूट में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये डिफ्यूजन प्रोसेस में भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो पहले आता है हमारा रेस्पिरेशन में पहले नोस्ट्रिल्स आता है। नोस्ट्रिल्स क्या होता है, देयर आर टू नोस्ट्रिल्स व्हिच कन्वर्ज टू फॉर्म ए नाजल पैसेज। दो नोस्ट्रिल्स हमारे नजल पैसेज को कन्वर्ज करते हैं। और जो इनर लाइनिंग होता है नोस्ट्रिल का, इसमें हेयर और म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, ताकि फिल्टर्ड एयर हमारे अंदर जा सके। एंड फर्दर एयर इज वार्म्ड अप व्हेन इट एंटर्स टू द नाजल पैसेज। प्लस ये एयर को वार्म भी करता है। इसके बाद जो आता है पार्ट, उसे हम कहेंगे फायरिंग्स, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है नाजल पैसेज के बाद बाद। फायरिंग्स के बाद जो पार्ट आता है उसे हम लायरिंग्स कहेंगे। ठीक है, लायरिंग्स को तुम वॉइस बॉक्स भी कहते हो। इसके बाद जो ऑर्गन आता है इसे हम कहेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया बना हुआ होता है कार्टिलेज के छोटे छोटे रिंग्स से। एंड कार्टिलेजनियस रिंग्स, ये जो कार्टिलेज का रिंग्स होता है ना, ये प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया को कोलैप्स होने के, जब इसमें एयर प्रेजेंस नहीं रहता है। को डायग्राम में ये सब मैंने दिखाया, ये ट्रैकिया, ये लायरिंग्स, फेरिंग्स एंड नोस्ट्रिल्स। देन आता है ब्रोंकाई। ए पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया व्हिच वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग। यानी कि एक पेयर ब्रोंकाई जो कि ट्रैकिया से निकल के आता है और फिर ये लंग्स के अंदर चला जाता है। देन ब्रोंक्यूल्स। ए ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग। और ब्रोंकस ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसके बाद आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होता है एयर सैक जो कि ब्रोंकियल्स के एंड में प्रेजेंट होता है। The alveolus that is composed of very thin membrane and is place where the blood capillaries open। ये बहुत ही पतला मेम्ब्रेन होता है और ब्लड कैपिलरीज के पास मौजूद होता है। दिस इज alveolus where oxygen mixes with the blood and carbon dioxide exit out from the blood। ये वही पार्ट है जहाँ ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन alveoli टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, ये प्रेशर डिफरेंशियल के वजह से एल्वियोली में हो पाता है। देखो डायग्राम में ये जो छोटे छोटे अंगूर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये एल्वियोलीज है। इसमें देखो ब्लड कैपिलरीज कैसे लगे हुए हैं, ये ब्लड कैपिलरीज से अटैच्ड है। देखो एल्वियोलीज में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो ब्लू लाइन में या फिर ब्लू कैपिलरीज में देख रहे हो, इसमें ब्लड आ रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ये ब्लड एल्वियोलीज में आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली ऑब्जर्व करेगा एंड इसमें ऑक्सीजन मिला के फिर ये ब्लड बॉडी में प्रोवाइड हो जाएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला हुआ था अल्वियोली से, ये फिर हमारे नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। तब हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो पहले ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तब हम देखेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो इसका जो पहला कंपोनेंट आता है ये होता है तुम्हारा प्लाज्मा, जो कि एक येलोइश फ्लूइड होता है और ये 90 to 92% वाटर से बना हुआ होता है। और ब्लड के कंपोनेंट्स यानी कि जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये प्लाज्मा में डिजोल्व होकर रहते हैं। डायग्राम में देखो प्लाज्मा कुछ ऐसा दिखता है। सेकेंड कंपोनेंट होता है ब्लड का, उसे हम कहेंगे प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन काम होता है अगर तुम्हें कहीं भी चोट लग जाती है ना, जहाँ से ब्लड निकलता है, उसमें खून का थक्का जमा के ब्लड के फ्लो को रोकना है, यानी कि ब्लड को क्लट करवा देना, ताकि और फिर से वहाँ से ब्लड ना निकल सके।
नेक्स्ट कंपोनेंट आता है WBC, जिसको तुम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हो। ये हमें प्रोटेक्ट करता है किसी हार्मफुल फॉरेन मटेरियल से, यानी कि कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो इसको ये उसके साथ फाइट करके हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। लास्ट जो कंपोनेंट है ना, उसे हम कहेंगे RBC, जिसको हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, जिसका शेप बाइकॉन्केव होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक आयरन रिच कंपोनेंट कैरी करता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसका मेन काम होता है ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना। तो डायग्राम में RBC कुछ ऐसे दिखते हैं। तो हमने तो देख लिया ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन आता है, लेकिन क्या ये ब्लड खुद ब खुद फ्लो करता है या फिर इसे कोई हेल्प करता है फ्लो करने के लिए? तो देखो, ब्लड को फ्लो करने के लिए एक ऑर्गन हेल्प करता है जिसका नाम है हार्ट। तो चलो अब हार्ट के एनाटॉमी को समझते हैं अच्छे से। हार्ट होता है एक मैस्कुलर ऑर्गन जो कि कार्डिक मसल से बना हुआ होता है। ये देखो डायग्राम में, ये हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये जो मसल देख रहे हो ना, यही है कार्डिक मसल। यह हार्ट 4 चैम्बर से डिवाइड हुआ होता है। ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम, नीचे वाला होता है वेंट्रिकल। तो ये देखो, ये होता है तुम्हारा राइट एट्रियम एंड दिस वन इज योर लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद नीचे में ये होता है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल एंड अपर साइड वाला है तुम्हारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ना, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में एक डिवीजन यानी कि एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम सेप्टम के नाम से जानते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट साइड के ब्लड को मिलने से रोकता है। अब देखो, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच एक पैसेज होता है, वन वे पैसेज, जिसे हम वेल्व कहते हैं, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। एंड ये होता है तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी, जिससे ब्लड पंप होके जाता है लंग्स में। उसके बाद फिर ये होता है पल्मोनरी वेन, जिससे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है एंड हार्ट से फिर हर एक बॉडी ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट होता है। अब चलो हार्ट के वर्किंग को समझते हैं। देखो, पहले हार्ट में हर एक बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है ना, वो पहले आके डिपॉजिट हो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड डिपॉजिट होने के बाद ये पंप होके वाल्व के थ्रू आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ये पंप आउट होने के बाद विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ये जाके पहुंच जाता है लंग्स में। और लंग्स में alveolis प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड में गैसियस एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। फिर यही ऑक्सीजन रिच ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन आके पहुंच जाता है तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये फिर पंप आउट होकर पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ दिस वाल्व। देन लास्ट में फिर यही लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप आउट होने के बाद विद द हेल्प ऑफ अरोटा हर एक बॉडी ऑर्गन को अच्छे से सप्लाई हो जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो यही ब्लड हार्ट में जो 2 बार ट्रैवल करता है इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो चलो डबल सर्कुलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इन ह्यूमन हार्ट ब्लड passes through heart twice in one cardiac cycle, and this type of circulation that is called double circulation. One complete heartbeat in which all the chambers of the heart contract and relax, that is called one cardiac cycle. And the heartbeat that beats about 72 times per minute in an adult, and one cardiac cycle that pumps 70 milliliter blood and thus about 4900 milliliter blood in a minute. Double circulation ensures the complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood, which is necessary for the optimum energy production in warm blooded animals. ये डबल सर्कुलेशन का नॉर्मल मीनिंग होता है जो हमारा ब्लड हार्ट में जो ट्वाइस पास करता है ना एक कार्डिक साइकिल में, इसे ही डबल सर्कुलेशन हम कहते हैं। जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है एक पर्सन का, वो 72 टाइम्स पर मिनट होता है और ये 1 मिनट में करीबन 5 लीटर ब्लड को पंप आउट कर देता है। इसका जो मेन बेनिफिट है ना, इसमें कंप्लीट सेग्रीगेशन होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल को मैक्सिमम और ऑप्टिमम एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये देखो, ये हो गया हमारा हार्ट, ये हो गया तुम्हारा राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया तुम्हारा वाल्व 1, ये हो गया तुम्हारा वाल्व 2, ये हो गया राइट वेंट्रिकल एंड इसके बाद यह आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे हो गए हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना, वो विद द हेल्प ऑफ मेन वेन और जिसे तुम वेना कावा कहते हो, इससे आके ब्लड डिपॉजिट हो जाता है हार्ट के राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से वाल्व 2 से ये आता है राइट वेंट्रिकल में। फिर ये राइट वेंट्रिकल से पंप आउट होता है और विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जाके पहुंच जाता है लंग्स के पास में। फिर लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन ये आके पहुंच जाता है तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में।
लेफ्ट एट्रियम से ये आ जाता है तुम्हारा बालबोन से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से पंप आउट होने के बाद मेन आर्टरी या फिर ओरोटा के हेल्प से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बॉडी ऑर्गन्स में ट्रैवल कर जाता है। तो ये ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार पास कर रहा है, इसे ही हम डबल सर्कुलेशन इसीलिए ही कहते हैं। तो देखो ब्लड सर्कुलेशन के लिए ना कुछ पाइप से जो हेल्प करते हैं, इसमें पहला है आर्टरीज। आर्टरीज जो होते हैं ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि ये पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है हार्ट से लंग्स तक। ठीक है, के बाद आता है वेन्स। वेन होते हैं थिन वॉल ब्लड वेसल्स जिसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक। इसमें भी एक्सेप्शन है जो कि ये पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग्स से हार्ट तक। और इसमें ना कुछ वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो वैल्व्स का काम होता है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। देखो ब्लड के जैसा और एक ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, लेकिन अब देखेंगे लिम्फ फॉर्म कैसे होता है। कैपिलरीज जो होते हैं ना वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि वेन और आर्टरी के बीच कनेक्शन बनाते हैं। कैपिलरीज का जो मेन फंक्शन होता है ना ब्लड और टिश्यू के बीच मटेरियल एक्सचेंज करना। कैपिलरीज के वॉल्स में कुछ पोर्स होते हैं, यही पोर्स से ना प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड के कुल सेल्स बाहर निकल आते हैं टिश्यू के इंटर सेलुलर स्पेस में, जो कि लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो लिम्फ होता है ना फ्लो करता है टिश्यू से हार्ट की ओर, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जॉन्स। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लस जम्स को डिस्ट्रॉय करके चलता है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 टाइप के स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जिसमें से पहला होता है जाइलम। तो जाइलम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, जाइलम बना होता है तुम्हारा जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम बेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर से। और ये जाइलम एक कंटिन्यूस ट्यूब होता है जो कि रूट से स्टार्ट करके स्टेम से पास करके हर एक लिप्स तक पहुंचा हुआ होता है। इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो रूट एब्जॉर्ब करता है वो हर एक लीप तक पहुंच पाता है, और ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। देखो डायग्राम में कुछ इस तरह। अब होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ये एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर को प्लांट्स रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, प्राइमरली थ्रू देयर टीनी पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन देयर लिप्स, जिसे तुम स्टोमाटा कह के कहते हो। एंड नेक्स्ट जो टिश्यू होता है इसे हम कहेंगे फ्लोएम। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये बना हुआ होता है सीप टिप्स, कंपानियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड बास्ट फाइबर से। सीप टिप्स जो होते हैं ना ये मेनली कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं फ्लोएम में, एंड ये कैरीज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बना हुआ होता है ना उसे ये कैरी करते हैं रूट्स एंड प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना। ये जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। डायग्राम में देखो ऐसे कुछ खाना लिप्स में बना हुआ रहता है और ये प्लांट के हर एक पार्ट तक फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ soluble प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज ट्रांसलोकेशन। यानी कि लीफ से जो प्रोडक्ट बना हुआ होता है फोटोसिंथेसिस में वो हर एक पार्ट को ट्रैवल करना, ये हर एक पार्ट को पहुंचाना, उसे ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो कि एटीपी के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, फूड के अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। अब देखते हैं एक्सक्रीशन। द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑर्गेनिज्म एक्सपेल्स द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी, दैट इज एक्सक्रेशन। यानी कि बॉडी में ऑर्गेनिजम्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं उसी को बॉडी से एक्सपेल करने को ही एक्सक्रेशन कहते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या कंटेन करता है? पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा। ये देखो ये जो डायग्राम में किडनी शेप्ड ऑर्गन है जो कि दैट लाइज नियर द वर्टेब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ फिल्टरिंग यूनिट, जिसको हम नेफ्रॉन के नाम से कहते हैं। तो नेफ्रॉन हो जाता है किडनी का फंक्शनिंग यूनिट। अब देखो यूरेटर, ये जो डायग्राम में दिया हुआ है ये 2 पाइप्स, ये तो पाइप होते हैं जो कि यूरिन को, जो यूरिन फॉर्म होता है किडनी से ना, उसको पहुंचा देते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे टेम्पररी आके यूरिन स्टोर होता है, ये देखो डायग्राम में। बाद आता है यूरेथ्रा जिसकी हेल्प से यूरिन बॉडी के बाहर चला आता है। अब देखो इसके
फंक्शनिंग को समझते हैं। ब्लड आके विद द हेल्प ऑफ रेनल आर्टरी ये पहले पहुंच जाता है किडनी में। किडनी में आने के बाद यहाँ पर फिल्टरिंग यूनिट से फिल्टर होके इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है और फिल्टर्ड ब्लड फिर से चला जाता है रेनल वेन से, फिर से रिटर्न हो जाता है। और फिर यहाँ पे किडनी में जो फिल्ट्रेट होता है ये फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूरेटर ये आके जमा हो जाता है यूरिनरी ब्लाडर में। एंड आफ्टर कुछ एंड फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लाडर पे स्टोर होने के बाद कुछ देर बाद फिर से विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा ये बॉडी से निकल जाता है। अब चलो हम नेफ्रॉन को देखते हैं जो कि हमारा फिल्टरेशन यूनिट होता है किडनी में। इट इज़ composed ऑफ tangled maze ऑफ ट्यूब्स एंड फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो ये बना हुआ होता है बहुत सारे उलझे हुए ट्यूब से जो कि हमारा फिल्टरिंग पार्ट होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये देखो डायग्राम में ये है हमारा ग्लोमेरुलस। और ही ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जो कि रेनल आर्टरी से अटैच होता है। एंड ये ग्लोमेरुलस दैट इज एनक्लोज लाइक ए कैप्सूल लाइक पोर्सन, एक कैप्सूल लाइक पोर्सन से घिरा हुआ होता है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड ये फिल्टर होके ब्लड से यही बोमेन कैप्सूल में आके डिपॉजिट होता है। डायग्राम में देखो ये बोमेंस कैप्सूल है। इसके बाद आता है पीसीटी जो कि ग्लोमेरुलस के जस्ट बाद होता है जो कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से रीअब्जॉर्ब करना। ठीक है, रीअब्जॉर्ब करना ब्लड स्ट्रीम में। And ये जो पार्ट होता है ये होता है लूप ऑफ हेनले। द लूप ऑफ हेनले's प्राइमरी फंक्शन इज टू रीअब्जॉर्ब वाटर इन डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और जो सॉल्यूट्स होते हैं वो असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एनेबलिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेट यूरिन। तो ये ऑब्जर्व होने के बाद जो यूरिन होता है वो ना कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और ये हेल्प करता है बॉडी में वाटर कंजर्व करने के लिए और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आता है डीसीटी जो कि होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट और पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए। कलेक्टिंग डक्ट ये रिसीव करता है फिल्ट्रेट बहुत सारे नेफ्रॉन से, फिर इसको ट्रांसफ़र कर देता है यूरिनरी ब्लैडर में विद द हेल्प ऑफ यूरेटर। अब हम देखेंगे मान लो किसी पर्सन का किडनी फेल हो जाता है तो क्या होगा। पहला तो उसमें आइदर किडनी ट्रांसप्लांट कर ले जिसमें एक डोनर होता है। एंड किडनी ट्रांसप्लांट इज इन्वॉल्व सर्जिकली प्लेसिंग ए हेल्दी किडनी फ्रॉम डोनर इनटू द बॉडी। यानी कि एक अच्छे हेल्दी पर्सन जो कि किडनी डोनेट करना चाहता है उससे किडनी निकाल के पेशेंट के बॉडी में रिप्लेस कर दिया जाता है। सेकेंड प्रोसेस होता है तुम्हारा हेमोडायलिसिस। ये होता है क्या द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। इसमें एक मशीन होता है जिसमें कुछ फिल्टर्स होते हैं जो कि ब्लड को आउटसाइड बॉडी में फ़िल्टर करके फिर से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। देखो हेमोडायलिसिस होता कैसे है। एक डायलिसिस मशीन होता है जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ट्यूब होता है जो कि कॉइल्ड शेप में टैंक के अंदर लगा हुआ होता है और इसी टैंक के अंदर एक डायलाइजिंग फ्लूइड रहता है जो कि ग्लूकोज, वाटर एंड सल्ट से बना हुआ होता है जिसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ब्लड के कंसंट्रेशन के पूरा बराबर होता है। जैसे ही पेशेंट का ब्लड इस मशीन के अंदर आता है उससे नाइट्रोजनस वेस्ट, फॉस्फेट और सल्फेट्स निकल जाता है। के बाद फिर से जो क्लीन ब्लड होता है ना उसको फिर पेशेंट के आर्म के थ्रू उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये होल प्रोसेस करने के लिए करीबन 3 से 4 घंटा लगता है। अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो गैसियस एक्सक्रीशन होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये स्टोमाटा के बदौलत हो जाता है। वाटर वेपर जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर प्लांट निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। और जो सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट रहते हैं ना प्लांट में वो कैसे रिमूव होता है बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट। ऐसे ये करके सॉलिड वेस्ट को भी रिमूव कर देते हैं प्लांट्स। ये देखो डायग्राम में कुछ ऐसे। तो बस इतना ही था तुम्हारा चैप्टर। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।